कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर पता नहीं नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर कौन है। सबसे पहले तो उन्हें यह सोचना चाहिए था कि आपकी मोटरवे, बार बार नून लीग वाले कहते हैं हमारी मोटरवे, भाई वो तो आपने बनवाई कोरिया से। आपका एटॉमिक जो ब्लास्ट था वो चाइना ने आके किया है। आप आज भी जो सी पैक बन रहा है वो चाइना से बन। लाहौर का ट्रैश रिमूवल का ठेका टर्किश कंपनियों के पास है। ऐसे ही है। आप सड़क अपनी सीधी बना नहीं सकते कोई। आप चांद पर आपने किस तरह पहुंच जाना था? इशारों से पहुंच जाना था आपने। और दूसरा, इंटरिम गवर्नमेंट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन न्यू दिल्ली से, इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। साथ ही साथ इस टाइम जो कनाडा और भारत के आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, काफी ज्यादा तनाव है। यूएस का क्या इसमें रोल है? यूएस किसकी साइड लेता नजर आ रहा है? या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहले बहुत एग्रेसिव वे में थे, अभी बहुत पोलाइट वे में नजर आ रहे हैं? इन चीजों के ऊपर बात करेंगे और भी बहुत सी चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? ठीक है। फैंटास्टिक। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि काफी ज्यादा मसरूफियत होती है आपकी, काफी ज्यादा बिजी होते हैं, फिर भी आप इस बंदा ना चीज को टाइम देते हैं, हमारे देखने वालों के लिए टाइम निकालते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर चौर साहब। आपकी एनर्जी और खासकर आपके देखने वालों का जो इश्तियाक और उनकी एक्साइटमेंट जो होती है, वो मैं ऑलवेज मिस इट, एंड मैं हमेशा टाइम निकालता हूं आपके लिए चौर साहब। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। सर बहुत शुक्रिया। सर आप ही बताएं, पहले हम अपना भारत और कनाडा के जो इस टाइम डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनके ऊपर बात करें, या फिर जो फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है भारत को लेके, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, उसके ऊपर बात करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले हम कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है इस टाइम तनाव की तरफ जा रहे हैं, G20 के बाद खासतौर पर। सर क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दर हकीकत इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि जस्टिन ट्रूडो साहब को ये क्या जरूरत महसूस हुई और ये सारा सिलसिला है क्या। दर हकीकत इस वक्त वहां पे एक दूसरी पार्टी है जिसको कहा जाता है न्यू डेमोक्रेट पार्टी, जिसके हेड हैं जसप्रीत सिंह। उनके पास तकरीबन लगभग 25 MPA की सपोर्ट उनको हासिल है, और उनकी सपोर्ट के बगैर जस्टिन ट्रूडो जो होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, जिसकी बिल्कुल सही मिसाल दी डॉक्टर जयशंकर साहब ने। इसको नाम दिया है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली है, और वो सपोर्ट हासिल करने के लिए सारा कुछ उन्होंने ये एक तो रीजन ये है कि उन्होंने वो सपोर्ट। दूसरा जो उनका न्यू दिल्ली का ट्रिप था, वो सबको पता है जिस तरह का ट्रिप था, उनका जहाज खराब हुआ, कोई सिग्निफिकेंट मीटिंग ना हो सकी, उन्होंने वापस आके उस पर रिटेलिएट किया। लेकिन उसको मैं समझता हूं कि उन्होंने इससे पहले यही नहीं सोचा कि यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। आपको पहले रिसर्च करनी चाहिए थी, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। एलिगेशन बेसिस के ऊपर आपको इतना बड़ा ब्लंडर नहीं करना चाहिए था, नंबर 1। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है? उसके बाद उन्होंने जायंट स्टेटमेंट लेने की कोशिश की अमेरिका से और बर्तानिया से। दोनों ने रिफ्यूज किया। जब अमेरिका ने कहा है कि आप पहले अपनी योर इन्वेस्टिगेशन, योर स्टेटमेंट, आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद उससे डील करें। जो बर्तानिया ने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने उससे भी लोअर क्लास की स्टेटमेंट दी, उसमें भारत का नाम ही नहीं है। दूसरी उन्होंने ट्राई की, एक ऑर्गेनाइजेशन है फाइव आइज कंट्रीज, उन्होंने उनसे स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, वहां से उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं हुई। उनकी फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के इजलास के लिए न्यूयॉर्क आ चुकी हैं, और उन्होंने कहा है कि वो G7 कंट्रीज से ये इसकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इन एलिगेशन की बेसिस पे, इल्जामात के बेसिस के ऊपर, कोई भी जो कंट्री है वो इनको सपोर्ट नहीं देगा। बिलखसूस जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी हो, तो ये रिस्क कौन लेगा? मेरे ख्याल में इस वक्त जस्टिन ट्रूडो इज इन अ टाइट कॉर्नर, ही इज अंडर प्रेशर। उन्होंने कर तो लिया है, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि अब वो जो है वो उसके बारे में सोच रहे हैं, टोन डाउन हो चुके हैं। आज उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद ये नहीं था कि भारत को प्रोवोक किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब ट्रेन निकल चुकी है, और इस वक्त जो भारत की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी आ चुकी है, उन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, इन्होंने भी एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है। तो मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो इज इन डीप इशू नाउ, डीप प्रॉब्लम पॉलिटिकली, और खासकर जो उनके पैरिये उनके जो वो अपोजिशन के लीडर हैं फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री से, स्टेट से,
उन्होंने भी कहा है कि इनको अब इसको क्लीन हैंडेड इससे निकलना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, इतना बड़ा जो ब्लंडर किया है उसके जवाब देने पड़ेंगे। जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल डेफिनेटली सर। ये मतलब अभी तो इतना जदीद दौर हो चुका है और खास तौर पे इस टाइम इकोनॉमी का दौर चल रहा है। सर आपने बात की मुख्तलिफ कंट्रीज की, आपने यूएस की बात की, यूके की बात की, इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, वो भी जो देखने में आता है वो भारत की साइड पे है। फिर एक बड़ी चीज जिस वजह से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है सिख कम्युनिटी को लेके इंटरनेशनली, तो यूएस में जो सिख कम्युनिटी बैठी है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी तरफ से भी प्रॉपर भारत को लेके जो है वो स्टेटमेंट दी गई है कि भाई जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है वो बिल्कुल गलत है, हम भारत के साथ खड़े हैं। यूएस के जो सिख कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी यही स्टेटमेंट आई है। डेफिनेटली, मैं बल्कि आज भी मैं बातें हो रही थी इसी हवाले से, बल्कि एक दो जगहों पे मैं ऐसी जगह पे था जहां पे सिख कम्युनिटी के लोग जो थे दे वर टॉकिंग टू द मीडिया, तो उनके भी जज्बात यही हैं कि एलिगेशन बेसिस के ऊपर ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। वो जो निजर साहब का, सबसे पहले तो आज एक बड़ी खूबसूरत बात एक सिख लीडर ने की है, जसदीप सिंह उनका नाम है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने आज एक बात की, बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि जब एक सिख को भारतीय गवर्नमेंट ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था आज से 2 साल पहले, तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? अगर वो किया होता तो आज वो निजर साहब कत्ल ना हुए होते। और दूसरा, वो कत्ल हुए हैं और उनके जो एलिगेशन है, एक भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुई। और उसके अंदर मैं समझता हूं कि ये वाकई ही अगर देखा जाए तो अगर 2 साल पहले एक आपके कंट्री का बंदा जो है उसको दूसरा कंट्री टेररिस्ट डिक्लेयर कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए था कि उस वक्त एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। तो आज आप उसी चीज के ऊपर अब 3 महीने के बाद, उसके मर्डर के बाद, आज आप उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ही इज इन अ डीप वाटर्स नाउ। ठीक है सर, खास तौर पे G20 के मतलब अगर हम देखेंगे G20 के से होने, G20 कंप्लीट होने के बाद ये चीजें बढ़ती नजर आई हैं और अचानक ही बढ़ती नजर आई हैं। उससे पहले मतलब 3 माह हो चुके हैं मर्डर को, और उसके बाद ये सारा सीन हुआ, खामोशी रही, और अभी अचानक से ये चीज सामने आना, सिर्फ वोट बैंक है या इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी थोड़ा सा कोई प्रेशर है? इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर देखा जाए तो इस वक्त मैं उससे, मेरी ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इस तरीके से कि G20 का जो इमेज राइज हुआ है उससे इसको डैमेज तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस मोस्टली जो है वो अंडर इंडियन डायस्पोरा प्रेशर में है। वो इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो इंडियन डायस्पोरा चला रहा है अमेरिका को। वो इस तरह का अमेरिका से, ऋषि सुनक है बर्तानिया में, अल्टीमेटली उन्हें पता होना चाहिए था कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इस तरह का टू ब्रिंग इंडिया डाउन आफ्टर G20, तो ना बर्तानिया सपोर्ट करेगा ना अमेरिका सपोर्ट करेगा। तो मेरे ख्याल में ये वो नहीं है, ये वही है कि अपनी इंटरनल इनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, इनको आगे इलेक्शन इनको नजर आ रहा था कि नहीं जीत पाएंगे, और वो जो 25 वोट जो है वो मिस्टर जसप्रीत सिंह की पार्टी के, वो पक्के करने के लिए मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो साहब ने इतना बड़ा रिस्क लिया है। वैसे भी अभी रिसेंटली उनकी डाइवोर्स हुई है, इमोशंस भी हो सकते हैं, मायूसियां भी हो सकती हैं, और उसका फिर उन्होंने यही, और फिर जब खासकर जहाज खराब हो जाए आपका किसी ऐसे फॉरेन सॉइल पर और आपको कोई घास ना डाले और आपके हालात ये हो जाए, तो फिर आप इस तरह के ब्लंडर कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, और मेरा ये ब्लंडर है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया है उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि ही विल लूज द पॉपुलैरिटी इन हिज ओन कंट्री। ठीक है सर, ये हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो इस टाइम चल रही है उसके ऊपर थोड़ी सी कवर किया, उसके ऊपर आपकी ओपिनियन ली। अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं, और अभी जो सा जलील अब्बास साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम हमेशा, यानी पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिलेशन करे, लेकिन भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। और यही अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनसे पहले जो गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे, बुचर ऑफ गुजरात, वो फॉरेन मिनिस्टर ये कहते थे कि मतलब ललकारते थे, और अभी 3 माह बाद, 4 माह बाद ऐसी स्टेटमेंट आना, क्या हमारी आंखें बंद हैं? क्या दुनिया की आंखें बंद हैं? क्या लोग सोए हैं कि जब भी कोई स्टेटमेंट दे और उसके ऊपर? नहीं, देखें, उसमें चॉइस मैं समझता हूं कि सिर्फ वक्ती तौर पर एक ये डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है। आपने यूनाइटेड नेशंस में आना हो तो आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, आप जब भी IMF के सामने आपने पेश होना होता है आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं। ये बातें स्टेटमेंटों से बहुत आगे जा चुकी है। उसकी वजह ये है कि मैंने हमेशा अर्ज किया है कि आपने भारत के एतमाद को परमानेंट बेसिस पे विन करने की कोशिश ही नहीं की, और कभी नहीं की। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूं,
भारत को आपने पीस का मैसेज भेजा है, साथ ही मिसाल मलिक को अपनी कैबिनेट में ले लिया है, तो वो क्यों बात करेंगे आपसे? दूसरा पॉइंट ये मैं देना चाहूंगा, आपको भारत की जरूरत है, भारत को आपकी जरूरत नहीं है भाईजान। आप वो तरक्कियों की नई बुलंदियों को टच कर रहे हैं, आप पस्तियों की नई डेप्थ को टच कर रहे हैं, तो आपकी मजबूरी है उनके साथ रिलेशनशिप करना, और वो भी आप वक्ती तौर पर करते हैं अपने वक्ती फायदे के लिए। तो इसको डिप्लोमेसी नहीं कहा जा सकता, इसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता कि आपकी नीयत क्या है। दर हकीकत आपको मैं हमेशा ये कहता हूं, आपको इससे आगे बढ़कर स्टेप लेने पड़ेंगे और परमानेंट बेसिस पर इस पे लेने होंगे आपको। अभी रिसेंटली जो जी रिसेंटली जो कश्मीर में जो हादसा हुआ है, उसके बारे में आपको या तो उसको क्लैरिफाई करते, जब आपने खुद फरमाया बिलावल भुट्टो साहब जब गोवा गए, उनको चाहिए था वहां उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते, क्लैरिफाई करते कि वी आर नॉट बिहाइंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड इश्यूज। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने होंगे, बेबी स्टेप्स नहीं लेने होंगे, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स नहीं देनी होंगी, वो भी मुल्क से बाहर आके यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके या IMF के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहना जी हम तो सुलह चाहते हैं, माई बाप हम तो सुलह चाहते हैं, हम तो बहुत पीस लविंग लोग हैं। ये लोग अब इससे लोग आगे जा चुके हैं, और बिलखसूस वो मुल्क जो G20 की इतनी बड़ी अभी उन्होंने पूरी दुनिया को अकोमोडेट किया है, उन्होंने बांग्लादेश और अमेरिका के रिलेशनशिप को ठीक किया है, उन्होंने ताइवान, उन्होंने जाके मलेशिया के, उन्होंने चाइना को थ्रेट किया है। दे आर, इस वक्त उनका देखा जाए तो यू हैव नो कंपैरिजन। आपको चाहिए कि इससे बड़े स्टेप्स लें ताकि पाकिस्तान के, मैं हमेशा ये कहता हूं चौधरी साहब, पाकिस्तान को भारत की रिलेशनशिप की सिर्फ जरूरत नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ योर सर्वाइवल। आप जो कनाडा से दालें इंपोर्ट करते हैं, आपको भारत से लेनी होंगी। गरीबों की मदद करें, अपने मुल्क की मदद करें। आपको ये सोचेंगे, अब मुल्की मुफाद में फैसले लेने होंगे, तभी पाकिस्तान बचा पाएंगे, और ये मुल्की मुफाद में है आपके कि आप भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। सर मेरा डेफिनेटली इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं रखता हूं इंटरनेशनल अफेयर, खासतौर पे अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें, कश्मीर के इशू की बात करें। लेकिन हमेशा मैंने ये एक बात सुनी है जी, कश्मीर का इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकता। बड़े बड़े जर्नलिस्ट